In previous sessions, we have learned about how to enter the data into SPSS from questionnaire and how we can analyze the missing values and how we can treat the missing values, और उसके बाद हमने किस तरीके से वेरिएबल्स को कंप्यूट किया जाता है ये सीखा। तो आज हम देखेंगे फर्दर कुछ स्टेप्स को। और इन स्टेप्स में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को स्पेशली जो है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, और डिस्क्रिप्टिव्स को भी हम डिस्कस करेंगे और उसको भी इंटरप्रेट करेंगे। तो लेट्स गो टू दी एसपीएसएस डाटा सेट। To analyze the minimum and maximum value, we will go to analyze descriptive stats, and यहाँ पे we have descriptives, उसको क्लिक किया और रीसेट कर लेंगे इसको। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं अदर देन मीन वैल्यूज, हमने जो कंप्यूटेड वैल्यूज हैं उनको इंक्लूड नहीं करना। ओके, वी जस्ट नीड टू डू दिस स्टेप बिफोर कंप्यूटेशन ऑफ द वेरिएबल, और कंप्यूट हम उसके बाद उसको करेंगे। तो खैर आप सीख लें कि इसका प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे हम आइटम के रिस्पॉन्सेज को इसमें शिफ्ट करेंगे वेरिएबल्स बॉक्स में। उसके बाद हम ऑप्शंस में जाके जस्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम को चूज करेंगे और कंटिन्यू पे जाते हुए ओके। और अब वी नीड टू गो टू द आउटपुट शीट। यहाँ जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब ये किस बेस पे होता है, हम इसको एनालाइज क्यों करते हैं। हम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट में हमारे पास वेरिएबल्स और उनके आइटम्स गिवन हैं, और उसके बाद नेक्स्ट इज एन जो कि हमारा सैंपल साइज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 264 ये नंबर आ रहा है। दैट मीन्स ये हर एक में 264 है। दैट मीन्स सारे ही रिस्पोंडेंट्स ने जो है वो रिस्पॉन्स दिया हुआ इन तमाम आइटम्स के ऊपर। उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट कॉलम दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम का मतलब ये हुआ कि हमारे रिस्पोंडेंट्स, हमारे सैंपल साइज में जितने भी रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने मिनिमम रिस्पॉन्स क्या दिया। तो जेंडर में 1 था, ऑर्गेनाइजेशन में 1। ओके, हम वेरिएबल आइटम्स के ऊपर जाते हैं। जे आर 1 2 3 4 5 सारे ही आइटम्स पे 1 मिनिमम रिस्पॉन्स था। दैट मीन्स कि जो हमारे टोटल सैंपल साइज है उनमें जितने भी हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने जो मिनिमम रिस्पॉन्स दिया है दैट इज स्ट्रॉन्गली डिसएग्री 1। ठीक है, और ये ठीक है हमारे क्वेश्चन में यही है। अब यहाँ पे आपको ये 2 and 3 नजर आ रहा होगा, इनोवेटिव वर्क बिहेवियर आइटम नंबर 3 एंड आइटम नंबर 4, और इसी तरह से आइटम नंबर 7 एंड आइटम नंबर 8। तो इनमें क्या है 3 and 2 है। इट डजेंट मीन कि ये अब यहाँ पे गलत एंट्री हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इनोवेटिव वर्क बिहेवियर के साथ हमारे रिस्पोंडेंट्स ने जो मिनिमम रिस्पॉन्स शो किया है दैट इज डिसएग्री। किसी ने समवट डिसएग्री और किसी ने स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं किया, तो इट्स ओके। ठीक है, ये 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। दैट मीन्स के इससे कम पे कोई भी रिस्पॉन्स किसी ने अपना नहीं दिया किसी भी आइटम के अगेंस्ट, तो ठीक है। मिनिमम जो है वो 1 से बिलो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 1। इसी तरह से मैक्सिमम में आपने देखना है कि मैक्सिमम हमारे पास लिकट पॉइंट जो हमारा था क्वेश्चन उसमें 7 वैल्यू थी, तो ये 7 से अबव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं JR5 में 8 है। दैट मीन्स ये गलत एंट्री हुई है। दैट मस्ट बी 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम वैल्यू जो है वो करेक्ट करेंगे, हम 7 वैल्यू ऐड कर देंगे।
और इसी तरह से यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस में 17 आ रहा है, तो ये ठीक है क्योंकि हमने एक्सपीरियंस को की कैटेगरीज नहीं बनाई थी, हमने उसको स्ट्रिंग ही छोड़ा था, जिसकी वजह से मैक्सिमम किसी एम्प्लॉय का जो एक्सपीरियंस है वो 17 यहाँ पे है। वी जस्ट नीड टू करेक्ट JR5, तो उसके लिए हम इनपुट शीट में जाएंगे। हमने देखा हमारे पास जो है वो 8, लेट मी चेक कि वो कौन से वाला आइटम था जिसमें 8 वैल्यू आ रही है। ओके, JR5 में हमारे पास कहीं एंट्री है, तो मैनुअली आई विल गो टू, यस ये है, तो इसको हम 6, 7, 8, 6 या 7 कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि 7 प्रेस करने की बजाय आपने मिस्टेकनली 8 प्रेस कर दिया, तो आई वुड लाइक टू एंटर 7। अब इसके बाद आपने मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अब पहले यहाँ पे 8 था तो मीन जो है वो डिफरेंट था, अब यहाँ पे 7 हो गया। दैट्स वाई आई सेट के पहले आपने ये काम करना है, उसके बाद आप कंप्यूटेशन पे जाएंगे। तो ये हमारी इंटरप्रिटेशन भी हो गई। अब वी हैव लेफ्ट विद डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, तो उसके लिए वी विल गो टू एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड डिस्क्रिप्टिव्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीसेट करते हुए जो हमारी मीन वैल्यूज हैं इनको हमने अब स्विच करना है। फिर ऑप्शंस में जाके हम मीन, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, उसके बाद यहाँ पे स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस को पिक करेंगे, कंटिन्यू करके ओके कर देंगे, और अब हम जाएंगे आउटपुट शीट पे। ओके, इन आउटपुट शीट वी कैन सी एन जो है 264 है ऑन जॉब रीडिजाइन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव वर्क बिहेवियर, तो ठीक है, हमारा सैंपल साइज 264 है, ये ठीक हो गया। फिर मिनिमम में आ रहा है, मिनिमम रिस्पॉन्स जो है, क्योंकि अब ये हमने एवरेज कैलकुलेशंस लिए हैं, तो ये पॉइंट्स या डेसिमल में भी वैल्यूज आ सकती है, तो ये 1 और 7 के बीच में होनी चाहिए, तो ऐसा ही है, दैट मीन्स इसके अंदर कोई मैक्सिमम वैल्यू ऐड नहीं हुई। उसके बाद हम मीन देखते हैं, जॉब रीडिजाइन में 4.2588 मीन वैल्यू है, दैट मीन्स हमारे जो सैंपल साइज है हमारा, उसका एवरेज रिस्पॉन्स टुवर्ड्स जॉब रीडिजाइन वाज न्यूट्रल। इसी तरह से क्रिएटिविटी के साथ उन्होंने 3 पे हमारे पास डिसएग्री है, क्रिएटिविटी के साथ इन्होंने डिसएग्री किया है। देन वी हैव इनोवेटिव वर्क बिहेवियर, इस पे इन्होंने 5 किया है, तो लिकट पॉइंट स्केल में हमारे पास 5 आ रहा था एग्री के ऊपर, तो इन्होंने एग्री किया है। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल एवरेज रिस्पॉन्स ऑफ द रिस्पोंडेंट विद जॉब रीडिजाइन वाज न्यूट्रल, बट they showed that they are disagreed with the creativity, and with innovative work behavior they have showed their response as agree। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, ये 1.75 ये वैल्यूज आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0.5, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.5 से अबव ही है, दैट मीन्स हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारे डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। उसके बाद हम स्क्यूनेस देखते हैं और कर्टोसिस देखते हैं, तो इसकी वैल्यूज भी आपको पता है +-3 होती हैं, और कर्टोसिस में स्क्यूनेस में समटाइम्स +-10 भी, वो डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट कहा हुआ है। तो स्क्यूनेस क्या है, हमारे डाटा का जो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है, और कर्टोसिस है डेटा की हाइट। हमारे ग्राफ्स के अंदर अभी हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो उसमें मैं फिर आपको बता दूंगी कि ये स्क्यूनेस है और ये कर्टोसिस है। तो उसके लिए वी विल अगेन गो टू द इनपुट शीट टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, और उसकी को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। लेट्स गो टू द इनपुट शीट। ओके, in order to analyze the frequency we need to go to analyze descriptive statistics, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक करेंगे, और अब हमने फ्रीक्वेंसी किसकी चेक करनी है, जो हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारे जेंडर और ये चीज़ें हैं, ठीक है, जेंडर, ऑर्गेनाइजेशन, एज, एजुकेशन, टोटल एक्सपीरियंस, हमने इनको शिफ्ट किया वेरिएबल्स बॉक्स में। और यहाँ पे ये आपने ज़रूर ध्यान देना है कि डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स जो है
यहाँ पे इसको चेक होना चाहिए। देन वी नीड टू गो टू स्टैटिस्टिक्स, और इसमें हम मीन को चूज कर लेते हैं, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डिविएशन, कंटिन्यू कर देंगे। जो भी आप इसके यहाँ से रिजल्ट्स लेना चाहते हैं आप उनको चेक कर लें। देन वी नीड टू गो टू चार्ट्स, और यहाँ पे हिस्टोग्राम चार्ट करके शो नॉर्मल कर्व ऑन हिस्टोग्राम। उसके बाद वी विल चूज कंटिन्यू एंड क्लिक ओके। अब वी नीड टू गो टू आउटपुट शीट अगेन। यहाँ पे यू कैन सी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज में हमने ये फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि हमारे डाटा में जो मेल्स हैं वो कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, हमारे डाटा के अंदर जो एज है, एजुकेशन है, टोटल एक्सपीरियंस क्या रहा, ये सारी चीज़ें हमें बता रहा होता है फ्रीक्वेंसी टेबल एंड चार्ट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम यहीं पे देखें, फर्स्ट जो स्टैटिस्टिक्स वाला टेबल है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें शो कर रहा है। एन जो है वो वैलिड हमारा 264 है, ये यहाँ पे सैंपल साइज बता रहा है, मिसिंग हमारे पास 0 है, ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी इसको ट्रीट कर लिया है। और मीन जो है वो जेंडर का 1.3, ऑर्गेनाइजेशन 1.8, ये वैल्यूज आ रही हैं। तो हम इसकी बेस पे देख सकते हैं कि मीन जो है वो क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था। तो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे जो ज़्यादा है वो कितने मेंबर्स जो हैं हमारे सैंपल में वो मेल हैं और कितने फीमेल हैं। तो रिस्पोंडेंट्स की डेमोग्राफिक्स के हवाले से हम बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ जेंडर जो है ये हमें बता रहा है मेल हमारे पास आउट ऑफ 264 जो है 175 थे, और फीमेल जो है वो 89 थे। हमने चूंकि ये सर्विस सेक्टर से डाटा कलेक्ट किया है तो इसमें हमारा कल्चर भी ऐसा है कि यूजुअली मेल्स जो हैं वो हर जगह पे ज़्यादा होते हैं। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स आप कह लें, वर्कर्स कह लें, एम्प्लॉयज़ कह लें, वो ज़्यादातर मेल ही होते हैं क्योंकि वो वर्किंग होते हैं। और फीमेल्स जो है एज सच उनकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो कम ही एम्प्लॉयड होती हैं। दैट्स वाई हमारे पास सैंपल में आउट ऑफ 264 हमारे पास 175 आर मेल एंड 89 आर फीमेल्स। तो आप बता सकते हैं कि देयर वर 175 male in the total sample of 264 and 89 were female, ठीक है। या आप बता सकते हैं कि इन आवर सैंपल देयर वर 66.3 रिस्पोंडेंट्स हु वर मेल एंड 33.7 वर फीमेल। यही इंटरप्रिटेशन है कि आपने बताना है मेल कितने फीमेल्स कितने। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारे पास 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस से हमने डाटा लिया, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट। तो यहाँ पे आउट ऑफ 64 आप बताएंगे out of 264 138 employees are working in government sector, 36 are working in semi government and 90 were working in private sector organizations। इस तरह से कर लें या आप परसेंटेज की फॉर्म में बात कर लें, ये एक ही चीज़ है। उसके बाद हम एज के टेबल को अगर रीड करें, इंटरप्रेट करें, तो हम कह सकते हैं 57 आउट ऑफ 264 रिस्पोंडेंट्स वर लाइंग इन द एज ब्रैकेट ऑफ 25 to 30, ठीक है। और इसी तरह से 31 to 40, और इसी तरह से 31 to 40 में हमारे पास 88 रिस्पोंडेंट्स जो है इस एज ब्रैकेट में लाई करते हैं। ये मेरे पास जो है इसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो एज ब्रैकेट है 30 है, तो यहाँ पे ये 30 to 40 होना चाहिए ताकि जो 30 और 31 के दरमियान में है वो अपने आप को इस सेकंड ब्रैकेट में एडजस्ट कर सकें। लेकिन मिस्टेकनली मैंने इनकी जो कैटेगरीज हैं वो डिफरेंट बना दी थी, लेकिन आप यहाँ पे इनकी करेक्शन कर लीजिएगा। इसी तरह से एजुकेशन को भी आपने इसी तरह परसेंटेज की फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आप जिस तरह से भी एक्सप्लेन करना चाहें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एक्सपीरियंस में 1 2 3 4 अप टू 17 हमारे पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आ रहा है। तो क्योंकि हमने इसकी कैटेगरीज नहीं बनाई थी तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो 2 लोगों का था आउट ऑफ 264। इसी तरह यहाँ पे 48 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है, ओके 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है 48 रिस्पोंडेंट्स का, ठीक है।
तो ये आपने बस डाटा को इंटरप्रेट करना है कि इसका क्या मतलब है, कि इतने परसेंटेज जो हैं वो मेल थे, इतने परसेंटेज फीमेल थे आउट ऑफ द सैंपल, टोटल सैंपल साइज, और उनकी क्वालिफिकेशन, और इस तरह से आपने परसेंटेज की फॉर्म में बात करना चाहें उस तरह से कर लें, फ्रिक्वेंसी या नंबर आप यूज़ करना चाहते हैं उस तरह से कर लें। अब हम जाएंगे यहाँ पे ग्राफ्स के ऊपर, जो हिस्टोग्राम हमने ड्रॉ की, हमने आपको याद होगा इंस्ट्रक्शंस में जो है वो एक जो है वो चेक किया था कि हमें हिस्टोग्राम चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये भी कहा था कि हमें इसके ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी चाहिए, तो ये हमें बता रहा है। अब मैंने आपको याद होगा बताया था कि हम नेक्स्ट ग्राफ्स में देखेंगे स्क्यूनेस और कर्टोसिस किसको कहते हैं। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम 0 टू 2.5, तो ये हमारा स्क्यूनेस है, स्प्रेड ऑफ डाटा। दैट मीन्स हमारा स्प्रेड ऑफ डाटा जो है 0 टू 2.5 चल रहा है। तो यहाँ पे आप वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक कर्व जो है इसकी पीक यहाँ की बजाय थोड़ी सी यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा कि हमारे सैंपल साइज में, यहाँ पे मैं फिर से टेबल पे लेके जाती हूँ, हमने जेंडर को में देखा कि मेल जो हैं वो ज्यादा थी और फीमेल्स कम थी। ठीक है, ये 175 वर मेल एंड 89 रिस्पोंडेंट्स वर फीमेल्स। तो उसके लिए ऑब्वियसली फीमेल्स का जो ये बार है ये छोटा बनेगा। अब ये जो फैलाव है, स्प्रेड है 0 टू 2.50, ये है स्क्यूनेस, और ये जो हाइट है डेटा की ये हमारा कर्टोसिस है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी, हमने देखा हमारे पास सेमी गवर्नमेंट के कम एम्प्लॉयज हैं, ज्यादा जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, और ये उसी तरह से ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है वो नेक्स्ट एज का देख सकते हैं, हिस्टोग्राम, एजुकेशन का, और इसी तरह से ये चीजें हैं। अब जब आपने रिपोर्ट में डाटा को ऐड करना है तो पहले आपने जेंडर है, सपोज जेंडर का टेबल आपने डालना है, उसके बाद जेंडर की हिस्टोग्राम, ये जो ग्राफ है इसको ऐड करेंगे, और इसी तरह से 1 बाय 1 आप सारों को ऐड करके, जिस तरीके से मैंने बताया कि इतने परसेंट वर मेल इन द सैंपल साइज एंड इतने परसेंट वर फीमेल एंड इतने परसेंट वाज वर्किंग इन दी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इतने परसेंट जो है दे आर वर्किंग इन दी गवर्नमेंट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में इतने परसेंट है, यही आप बताएंगे, यही आपकी इंटरप्रिटेशन है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसके बाद हमारी जो है वो आएंगे किस तरीके से आप रिलायबिलिटी एनालिसिस करते हैं, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगी।